नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक भी बहुत छोटा है, कहन। मैं एक जरूरतमंद की तरह उससे मिलता। अमूमन वह किसी रेस्तरां में मिलने के लिए कहता। जगह के चुनाव को लेकर मैं घबराता, लेकिन मैं हां भी कर देता। मिलते ही वो कहता कि मुझे तो भूख लगी है। आपको? वह चाहता था कि मैं कहूं कि मुझे तो नहीं लगी है, लेकिन पैदल, बस, मेट्रो में हलकान होने के बावजूद मैं स्याह चेहरे और सूखते होठों से उससे ये कहता कि मुझे भूख नहीं लगती। इससे वह जितना आश्वस्त होता, शर्मिंदा भी उतना ही। ये कहानी एक ताकतवर, एक कमजोर शख्स के बीच उस संवाद की कहानी है जिसमें दोनों अपना सच छुपा रहे हैं। ताकतवर चाहता है कि यह न दिखे कि वो कमजोर के लिए कुछ नहीं करना चाहता, खाना मंगाना तक नहीं चाहता। और कमजोर, जिसे शायद भूख लगी होगी, लेकिन वो अपनी भूख का इजहार नहीं करता, कहता है कि उसे भूख नहीं लगती। और यह स्थिति ताकतवर को थोड़ा कम शर्मिंदा कर देती है और शायद थोड़ी एक ढीठ आश्वस्ति से भी भर देती है। ये कहानी देवी प्रसाद मिश्र की है। देवी प्रसाद मिश्र हिंदी के जाने माने कवि हैं। 80 के दशक में जब पहली बार उनकी कविताएं सामने आईं, तो लोगों ने विस्मय से देखा कि एक ऐसा कवि है जो बिल्कुल शिल्प में तोड़-फोड़ कर रहा है। वो एक नई भाषा लेकर आ रहा है और उनके पहले संग्रह का नाम ही था प्रार्थना के शिल्प में नहीं। आने वाले वर्षों में कवि के रूप में उनकी पहचान ऐसी पुख्ता हुई कि लोग भूल गए कि वो दूसरी विधाओं में भी काम करते रहे हैं। हालांकि बहुत बाद के वर्षों में उन्होंने कहानियां लिखी और उनके 2 संग्रह तो कम से कम मेरी जानकारी में हैं। पिछला एक संग्रह जो था वो लंबी और बड़ी कहानियों का, जिनको हम मुकम्मल कहानी कह सकते हैं, बल्कि कुछ तो उनमें अपने अपनी लंबाई और अपनी संरचना दोनों में लगभग औपन्यासिक हो चली थी। लेकिन आज मैं उनके एक अलग से संग्रह की बात करना चाहूंगा जो 2023 में राजकमल प्रकाशन से आया था। मनुष्य होने के संस्मरण। मनुष्य होने के संस्मरण, इस संग्रह में कहानियां ही कहानियां हैं। हालांकि वो कहानियां, चूंकि शिल्प में अपनी तरह के प्रयोग करना जैसे देवी प्रसाद मिश्र की आदत है, वो इसमें भी कई प्रयोगों से गुजरे हैं। बल्कि वो इसके लिए कई तरह के नाम सोचते हैं। उनको ख्याल आता है कि इनमें ज्यादातर कहानियां बड़ी छोटी कहानियां हैं, तो अचानक उनको लघु कथा न कह दिया जाए। लघु कथाओं की हिंदी में जो परंपरा है, देवी प्रसाद मिश्र की ये कथाएं उस परंपरा का हिस्सा बनने से इनकार करती हैं। फिर वो दूसरे नाम सोचते हैं। वो फ्लैश फिक्शन जैसा कुछ सोचते हैं, क्योंकि उनको ये ख्याल भी आता है कि इन छोटी-छोटी कहानियों में एक तरह की औपन्यासिक यात्रा दर्ज है। लेकिन सच ये है कि फ्लैश फिक्शन जैसा नाम चलेगा नहीं। वो एक और नाम सोचते हैं, अन्य कहानियां। ये लंबी भूमिका है, पढ़ने लायक है, जिससे पता चलता है कि देवी कितने स्तरों पे विचार विमर्श करते हैं अपनी रचना को लेकर, रचना प्रक्रिया को लेकर और हिंदी की परंपरा को लेकर। तो वो इन कहानियों को अन्य कहानियां कहना चाहते हैं। हालांकि मैं अन्य कहानियां को भी इन कहानियों के संदर्भ में अपर्याप्त पाता हूं। मुझे लगता है कि कोई और नाम होना चाहिए। फिर लगता है कि क्यों कोई नाम होना चाहिए? कहानियां तो हर तरह की होती हैं, तमाम तरह के ढांचों को, खांचों को तोड़ती हुई आती हैं। उनकी परंपरा बिल्कुल किस्सों से शुरू होकर, बिल्कुल बतकही से शुरू होकर एकालाप तक जाती है और कई बार अपने भीतर की बुदबुदाहट भी
कहानी में बदल जाती है। तो कहानी की खूबी यही है कि यह तमाम विधाओं की हर विधा अपने ढंग से अपना अतिक्रमण करती है। शर्त बस ये होती है कि जब कोई पाठक उनको पढ़े तो उसमें अंततः उसको उसी विधा का आस्वाद आए। तो देवी प्रसाद की मिश्र की कहानियां पढ़ते हुए हम आस्वाद के उसी एहसास से गुजरते हैं जो किन्हीं कहानियों को पढ़ते हुए गुजरते हैं। अब इस संग्रह की कहानियों पे आए। मनुष्य होने के संस्मरण। हमारे दौर में ये शिकायत बार बार की जाती है कि मनुष्य कहीं खो गया है। कहां खो गया है? हर तरफ तो लोग मार तमाम लोग रघुवीर सहाय ने पता नहीं कब लिखा था और अब तो वो करोड़ों और अरबों में पहुंच चुके हैं। आप जिधर जाएं आपको एकांत नहीं मिलता है। लेकिन कौन मिलते हैं? लोग मिलते हैं, भीड़ मिलती है, समूह मिलता है। वो आदमी नहीं मिलता है जो भीड़ का हिस्सा न हो, जो किसी सांचे में ढाला गया न हो। और ये आदमी जब मिलता है तो किस तरह का बर्ताव करता है, इसकी कल्पना कई कहानियों में है। और वो कहानियां शायद अच्छा सिर्फ मनुष्य की कहानियां नहीं है। सच ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा था उसमें भी आप पाएंगे कि मनुष्यता की बड़ी निरीह आवाज सुनाई पड़ती है जिसको ताकत का दर्प अपने ढंग से घायल करता चलता है, चोटिल करता चलता है। एक कहानी और मुझे याद आई इस संग्रह की, कहन मैं आपको सुना चुका हूं। कंधे पर हाथ रखने की राजनीति, ये वो कहानी है। इसमें एक शख्स है जो इस बात का प्रदर्शन अक्सर करता है कि अपने नौकरों से, अपने नौकरों चाकरों से कितना आत्मीय है। वो जब तक ड्राइवर के कंधे पे हाथ रख देता है, ड्राइवर को कुछ भ्रम होता है, वो भी एक दिन उसके कंधे पे हाथ रख देता है मालिक के। अचानक मालिक को लगता है कि ये हेठी कैसे हो गई, मैं उसको बराबर का दर्जा देता हूं, उसके कंधे पे हाथ रख के उसने मेरे कंधे पे हाथ कैसे रख दिया। वो इतना नाराज हुआ, उसको लगा कि ये उसकी ही गलती है कि उसने ड्राइवर को बहुत छूट दे दी। अब वो तय करता है कि ड्राइवर को क्या सजा देगा। वो लगातार सजा के बारे में सोचता रहता है और उसको लगता है कि इस बराबर होने की कोशिश के विचार को मारना जरूरी है। कहा कि इसको गोली मार देंगे। एक दिन ड्राइवर को बोलता है, किसी सुनसान जगह ले जाता है, गाड़ी रोकने के लिए कहता है और उसके बाद वो कहता है कि मैं तो तुम्हें गोली मार दूंगा। इसके बाद सुनिए, ड्राइवर ने कहा कि यदि रिवॉल्वर चलाना ही है तो इसका ऐतिहासिक इस्तेमाल कीजिए और सब बराबर नहीं है इस विचार पे चला दीजिए गोली, इस विचार पे चला दीजिए गोली। जिसे सुनकर मालिक को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया और वह कुछ विभ्रम की स्थिति में ही था। तो ड्राइवर ने मालिक के कांपते हाथों से पिस्तौल ले ली और अपने को ऊपर समझने वाले पर गोली चला दी, ये कहते हुए कि सब बराबर नहीं है कि विचार पर मैं गोली चला रहा हूं। एक ऐसी हरकत जो अधीन माने जाने वाले द्वारा अधिपति के कंधे पर हाथ रखने के विचार से अधिक मूलगामी, समकालीन और फोटोजेनिक है और सात्विक हिंसा का वक्र तिर्यक उदाहरण। अब ये कहानी देखिए, मालिक ड्राइवर के कंधे पे हाथ रखता है, वो नाराज हो जाता है कि ड्राइवर ने भी मालिक के कंधे पे हाथ रख दिया। बराबरी नहीं है लेकिन बराबरी का दिखावा है, इसके पीछे कायरता है। मालिक का इरादा है कि इसको मार डाले। ड्राइवर इस बात को समझने लगा है कि बराबरी के विचार को, बराबरी ठीक नहीं है, इस विचार को गोली मारना जरूरी है। वो पिस्तौल छीन लेता है, एक सत्य उसके पास है और अंततः वो गोली मार देता है कहते हुए कि वो एक विचार को गोली मार रहा है। अब ये सच है कि विचारों को गोली नहीं मारी जा सकती है। देवी प्रसाद मिश्र के भीतर अगर एक कल्पना आती है तो इसलिए कि वो गोली मारने की कल्पना नहीं है, वो इस विचार को ध्वस्त करने की कल्पना है जो एक कहानी की मार्फत सामने आ रही है। ऐसी कहानियां, ऐसे प्रयोग
उनके यहां बहुत हैं। सरकार एक कहानी है छोटी सी। सरकार का दावा था कि उसे लोगों ने चुना है। सरकार लोग थी। अब आप देखिए कि मौजूदा सरकार जो जब भी कुछ करती है 140 करोड़ से कम लोगों के लिए नहीं करती। सरकार का दावा है कि उसे लोगों ने चुना है। सरकार लोग थी, लेकिन सरकार के सारे काम लोगों के विरुद्ध थे। जो ढांचा बना था उससे लगता था कि लोग अपने विरुद्ध हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां जो पता चलता है कि असल में ये किरदार देवी प्रसाद मिश्र के अपने विचार के पुतले हैं, जिनको अपने ढंग से मिट्टी के लोंदे हैं, जिनको मनमाने ढंग से आकार दे रहे हैं। लेकिन उनका हाथ इतना सधा है, उनकी जुबान इतनी साफ है कि तमाम तरह के खेल और घुमावों के बावजूद वो उस बात को ठीक से रख देते हैं जो रखना चाहते हैं। एक कहानी मुझे ख्याल आई। मैं जूते खरीदने निकला या सैंडल बनवाने। एक आदमी जूते खरीदने निकलता है। वो पाता है कि सैंडल काफी घिस गई है और तो जूते खरीद ले। बाजार में घूमते घूमते मैं शैली में कहानी कही गई है। तो जूते खरीदने की मंशा का इजहार करता है एक दुकानदार के यहां। दुकानदार का मुलाजिम उसको जूता दिखा रहा है। तो अब देखिए अगले संवाद। मैंने कहा कि क्या जूतों के दाम इस बीच ज्यादा बढ़ गए हैं? तो उसने कहा कि इस पर उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आदमी के दाम जरूर कम हुए हैं। उसने मेरे पैरों को जूते में डालते हुए बुदबुदा कर कहा कि लोग चल बहुत रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। मैंने उससे ये जानना चाहा कि लोग किस तरह के जूते लेने आते हैं। तो उसने कहा कि आजकल कई लोग ऐसे जूते चाहते हैं जिस पर खून के दाग न लगे और उन्हें पहनकर अपराध किया जाए तो जूते के निशान न दिखें। अब इस बात को देखिए, कहां ले आते हैं देवी अपनी इस कहानी को। इस फासिस्ट समय में जब सत्ता की हनक इतनी ज्यादा है, उसकी हिंसा इतनी चौतरफा है कि वो दिखाई नहीं देती। लगातार वो चाहती है कि उसके निशान कहीं छूटे नहीं। वो ऐसे जूते चाहती है और वो थोड़ी सी और इस कहानी को आगे बढ़ा देते हैं। उसने बहुत धीरे से कहा कि हाल में एक आदमी आया था जो ऐसे जूते मांग रहा था जिन्हें नाथसी पहना करते थे। उसने और धीमी आवाज में कहा, उसके बाबा को जूते पहनने ही नहीं दिया जाता था। वह दलित थे और बामनों ठाकुरों की हवेलियों में खटते रहते थे। वहां दौड़, लेकिन बिना पन्ही और जूता चप्पल के। उसने कहा कि ग्राहकों को जूते पहनाते हुए उसे अपने पिता की बहुत याद आती है। उसने बहुत भारी न सुनी जाती आवाज में कहा कि किसी को भी जूता पहनाते हुए लगता है वह बेवाइयों भरे अपने पिता के पैरों में जूते पहना रहा है। दोस्तों, असल में यही खोया हुआ मनुष्य है जिसकी स्मृति, जिसके संस्मरणों की कहानियां देवी प्रसाद मिश्र ने इस संग्रह में लिखी है। मैं जो कर रहा हूं वो संग्रह की समीक्षा या आलोचना नहीं है, बस मैं इसकी चर्चा भर कर रहा हूं। याद दिलाना चाहता हूं कि एक किताब ऐसी है जिसका जादू कुछ अलग सा है। और इसकी एक कहानी और जो जादू उसका शीर्षक ही है। यह जादू तो है मेरे पास कि मैं तकलीफ को कविता में बदल देता हूं और सौभाग्य को खाक में। तो तकलीफ को कविता में बदल देना और सौभाग्य को खाक में। अब आप कहेंगे कि इसमें कहानी कहां है? ये तो एक पंक्ति है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, पूरे संग्रह के बीच देखेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि वो मैं है जो तमाम जगहों पे भटकता रहा है और तमाम जगहों पे तकलीफ को कविता में बदलता रहा है, कविता को कहानी में ढालता रहा है। और उसे एहसास है कि असल में ये हासिल करना भी, ये फन हासिल करना भी एक सौभाग्य है जिसे वो खाक में मिला रहा है। तो देवी प्रसाद मिश्र की कहानियों के
बहुत सारे स्तर हैं। हर कहानी, कुछ कहानियां लंबी भी हैं, कुछ छोटी भी हैं, लेकिन वो अपने समाज, अपने समय के सत्ता प्रतिष्ठान और व्यक्ति के लगातार अकेला पड़ते जाने की, खोते चले जाने की और साथ में उसकी तलाश की जिद की कहानियां भी हैं। आप इनको पढ़ेंगे तो समृद्ध होंगे। शुक्रिया।